बच्चे हाँ जी, अब देखो आज जो अपना यूनिट है, यूनिट नंबर 4 जो है ना, आज वो स्टार्ट कर रहे हैं। इस बुक का जो आपकी चल रही है, ठीक है, इसी बुक का यूनिट नंबर 4 है। वैसे तो चलो 3 यूनिट हैं, 3 यूनिट में से आपका जो पेपर है वो अटेम्प्ट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें से हम 2-3 टॉपिक जो मेन हैं, जो एग्जाम में 8 मार्क्स में आते हैं, बस वही करेंगे, ठीक है। तो उसमें से आपका फर्स्ट है क्लासिकल थ्योरी है स्पेसिफिक हीट की, आज वो करनी है। और बाकी आने वाले 2-3 दिन के अंदर एक आधी थ्योरी और कर लेंगे, ठीक है। बस 2 ही थ्योरीज करनी है, और इन दोनों में से 2-3 जो क्वेश्चन करेंगे, डेफिनेटली आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा 8 मार्क्स के अंदर, ठीक है। और बाकी जिसको पीछे वाले चैप्टर में से कोई टफ लगे तो वो आप उसमें से कोई छोड़ देना, और ये जो थ्योरी है उसको कर लेना, ठीक है। और आल्दो ये इतनी इजी नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान इस पे ज़्यादा देना पड़ेगा। अब देखो है क्या यूनिट 4, इसके अंदर क्या है, हमने यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर की थी ना, जहाँ पे हमने ये रिलेशन फाइंड किया था कि CV जो आएगा वो मेरे पास लैम्डा टी प्लस में बीटा टी क्यूब करके ये रिलेशन लिखा था, ठीक है। आज यही रिलेशन हमने विद रिस्पेक्ट टू थ्योरीज वगैरह उससे फाइंड करना, ये रिलेशन कैसे आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो इसके अंदर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए हम ये कर रहे हैं क्वेश्चन, दैट इज योर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। पहले इसका थोड़ा सा बेसिक हो जाए। अब स्पेसिफिक हीट मैं करवा चुका हूं, ये क्या है, हीट होती है टू इंक्रीज, ठीक है, टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को हमने कितनी हीट दी है ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, दैट इज योर स्पेसिफिक हीट। और ये जो स्पेसिफिक हीट होती है, वैसे सिंपली जनरली सी जो होती है इसको लिखते हैं डी क्यू डिवाइड बाय डी टी, ठीक है। यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा कि ये विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम है या विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर होगी, यहाँ पे ये नहीं लिखा। ये सिंपल स्पेसिफिक हीट की ये डेफिनेशन होती है, चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और जो कि हमने आपके 3rd सेम के अंदर वहां पे हमने कर रखी है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि जो ये सी है वो 2 टाइप का हो सकता है। एक तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो सकता है, और एक आपके पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। और इन दोनों के अंदर जो बच्चे रिलेशन होता है वो क्या होता है, याद होना चाहिए, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और ये हमने 3rd सेम के अंदर किया हुआ है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे ना सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये इन दोनों में से फिर ग्रेटर कौन है, CP ज्यादा है या CV ज्यादा है। तो हमेशा आपने याद रखना है बच्चे, यहाँ पे ज्यादा कौन सा है, CP है। देख लो CP माइनस CV इज इक्वल टू R है, तो CP ग्रेटर होगा ना, CP इज ग्रेटर देन CV है। अब वो कैसे है, वो देखो यहाँ पे जो बच्चे आपका CV है ना, ये तो क्या है, ये वो हीट है जो सिर्फ क्या इंक्रीज करेगी, ये ओनली इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, ठीक है। ओनली इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज, इसकी हेल्प से सिर्फ इंटरनल एनर्जी ही इंक्रीज होती है। बट जो आपका CP है, इसकी हेल्प से क्या होगा, एक तो आपकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी उस सिस्टम की, ठीक है, उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होगी, इसके साथ एडिशनल वर्क भी होगा, वर्क डन भी होगा, ठीक है। तो क्योंकि 2 काम कर रही है ये वाली जो स्पेसिफिक हीट है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये इसके अंदर आप रीजन दे सकते हो कि इन दोनों में से ज्यादा कौन सी वैल्यू होगी, आपकी ज्यादा होगी बच्चे, CP जो है वो ज्यादा होती है, CV जो होती है वो आपकी लेसर होती है, क्योंकि वो सिर्फ ओनली इंटरनल एनर्जी ही इंक्रीज करती है। आपको CV का फॉर्मूला याद होगा, आपको करवाया था कि जो आपका DQ होता है वो क्या होता है, सॉरी DU जो होता है वो क्या होगा, दैट इज DU जो होता है वो क्या होता है, NCV dt, जो हमने प्रीवियस सेम के अंदर किया था। यहाँ से DU डिवाइड बाय dt जो आएगा, अगर n की वैल्यू 1 है तो ये आपके पास CV आएगा ना, तो CV का रिलेशन सिर्फ एनर्जी से होता है, U से। तो इट मीन्स जो CV है वो आपकी सिर्फ इंटरनल एनर्जी को ही इंक्रीज करती है, लेकिन जो CP है ना बच्चे, वो आपका इंटरनल एनर्जी प्लस में वर्क डन भी दोनों काम करता है, ये वाला। क्लियर है बच्चे, प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर हो जाएगा।
अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये तो चलो इंटरनल एनर्जी हो गया और साथ में मेरे पास वर्क डन हो गया इसके अंदर। अब हमें क्या देखना है बच्चे, हमें यहाँ पे जो सॉलिड्स है ना उनके बारे में डिस्कशन करना है। इतना क्लियर हो गया स्पेसिफिक हीट के बारे में क्या है, बेसिक सी नॉलेज। अब जो हमें सेकंड डिस्कशन करना है वो बच्चे हमने करना है सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मेरे पास सॉलिड होता है ना, उस केस में बच्चे आपके पास अगर आपने सॉलिड को क्या किया है, हीट किया है, और हीट करके बच्चे इसके अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं होता, ठीक है ना। आप किस सॉलिड को हीट कर रहे हो तो वो आपके पास दैट इज नॉट एक्सपेंड, ठीक है, वो आपके पास इतना एक्सपेंड नहीं होगा, ठीक है ना। सॉलिड इज नॉट गोइंग टू एक्सपेंड दैट मच, वो इतनी वैल्यू उसका एक्सपेंशन जो है सॉलिड की ज्यादा नहीं होती। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किसकी होती है, गैस की होती है। उसके बाद में एक्सपेंशन किसकी होती है, लिक्विड की होती है। उसके बाद में किसकी होती है, सॉलिड की होती है। तो इट मीन बच्चे कि आपका सॉलिड एक्सपेंड नहीं हो रहा, तो जो चीज एक्सपेंड नहीं हो रही इसका मतलब उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी लगभग। सॉलिड की वॉल्यूम रहती है सेम। तो इसीलिए इसके अंदर आपका जो हमें सी वी पता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है ना, ये लगभग आपका सी कांस्टेंट ही होता है, ये वैल्यू, ठीक है। और इसके केस में आपका सीपी और सीबी लगभग कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लो टेम्परेचर वगैरह कंडीशन के ऊपर वो लगभग सेम सी चीज होती है। तो ये आपने माइंड में रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब जब आप सॉलिड के केस में स्पेसिफिक हीट फाइंड करते हैं ना बच्चे, अगर आप इस केस में स्पेसिफिक हीट फाइंड करोगे तो इस हीट को बच्चे क्या बोलते हैं, इसी हीट को हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये भी आपने माइंड में रखना, अगर कहीं पर ये दोनों में से एक भी वर्ड है तो वो दोनों का मतलब सेम ही है, हीट कैपेसिटी या आपके पास क्या है, स्पेसिफिक हीट है, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, यहां पे नेक्स्ट ये है कि जो स्पेसिफिक हीट होगी वो फिर उसके पीछे का रीजन क्या है। सॉलिड के केस में जो आपके स्पेसिफिक हीट है वो किसके कारण हो सकती है, दैट इज स्पेसिफिक हीट जो है ये किसके कारण हो सकती है, ये बच्चे हमने कल किया था। एक तो एटम के कारण हो सकती है और एक प्लस में ड्यू टू, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन भी हो सकती है, यही था ना। आज जस्ट हमने एटम नहीं बोलना उसको, एक तो स्पेसिफिक हीट है कि जो आपका एटम है वो क्या कर रहा है, एटम आपका बच्चे कर रहा है यहाँ पे वाइब्रेट, एटम क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। एटम क्या कर रहा है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो सिंपल मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अब बच्चे जो आपका सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड के केस में आप सॉलिड क्रिस्टल कह सकते हो, ठीक है। ये सॉलिड क्या है, एक तरह का दैट इज ए क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल के अंदर बच्चे क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर आपके पास ना, क्रिस्टल किससे मिलके बनता है, क्रिस्टल दो चीजों से मिलके बनता है, एक होती है लेटिस, ठीक है, और एक होती है आपके पास बेसिस, ठीक है। अगर हम ये कह रहे हैं कि क्रिस्टल दैट मींस एटम तो हैं बच्चे, एटम हैं, वो आप थर्ड सेम जो आपका थोड़ी थर्ड ईयर जो आएगा वहां पे आपके पास सॉलिड टोटर आएगी, सॉलिड फिजिक्स आती है, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा ये क्रिस्टल के बारे में क्या चल रहा है यहाँ पे। तो जो एटम है ना वो लेटिस के ऊपर रखे होते हैं, क्रिस्टल जो होता है उसके अंदर लेटिस होती है। लेटिस का मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जहां पे एटम आ सकता है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको लेटिस बोलते हैं। और अगर हम ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर एटम प्लेस किया हमने, मान के चलो ये मैंने एटम प्लेस कर दिया रेड कलर के अंदर, जैसे इसके ऊपर एटम है, ये इस पॉइंट के ऊपर एटम आ गया, ये इसके ऊपर एटम आ गया। अब ये एटम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। अब ये एटम कैसे वाइब्रेट करेगा, विद लेटिस वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना। जो लेटिस है वो जो नीचे पॉइंट है आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ना, वो पॉइंट वाइब्रेट करता है और उसके विद रिस्पेक्ट टू ये एटम वाइब्रेट करता है, या आप कह लो एटम वाइब्रेट करता है उसके साथ वो पॉइंट भी वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रही है वो कौन सी वाइब्रेशन है, दैट इज लेटिस वाइब्रेशन है। तो इसीलिए ये जो एटम वाला कंट्रीब्यूशन था ना, इसका हम नेम यहाँ पे क्या लेंगे, इस टॉपिक के अंदर हम इसको बोलेंगे दैट इज लेटिस वाइब्रेशंस, ठीक है ना। तो इसको बोल देते हैं दैट इज, ये आपके पास आ गया लेटिस वाइब्रेशन। तो कंट्रीब्यूशन किन के कारण हो जाएगा, दो चीजों के कारण होगा, एक तो लेटिस वाइब्रेशन के कारण होगा और एक ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसीलिए जो आपकी स्पेसिफिक हीट है ना बच्चे, वो किस टाइप से देते हैं, स्पेसिफिक हीट को लिखने का जो वे होता है वो आपके पास क्या होता है कि वो किसके इक्वल होगी, स्पेसिफिक हीट किसके कारण, लेटिस के कारण आएगा यहाँ पे, दैट इज ड्यू टू लेटिस, और प्लस में स्पेसिफिक हीट किसके कारण आएगी, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा हमने कल वाले टॉपिक से थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एटम वाइब्रेट कर रहा है या लेटिस वाइब्रेट कर रही है, मीनिंग सेम है, ठीक है बच्चे। तो इसको आप कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हो कि जो स्पेसिफिक हीट होती है सॉलिड की, वो दो पार्ट से मिलकर बनती है। एक आपके पास क्या है, स्पेसिफिक हीट ड्यू टू लेटिस, और दूसरा आपके पास क्या है, दैट इज स्पेसिफिक हीट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चे? तो ये दो आपका टोटल स्पेसिफिक हीट जो होगी, इन दोनों का क्या होगी, सम होगी। टोटल सी जो है आपके पास, ये जो सी है टोटल, इन दोनों का क्या होगी, सम होगी, ठीक है बच्चे। तो आज हमने इसके विद रिस्पेक्ट टू हमने टोटल स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है। तो उसके लिए जो आपकी फर्स्ट थ्योरी है वो आपके पास है बच्चे, दैट इज द क्लासिकल थ्योरी डुलोंग एंड पेटिट लॉ है जो, वो आज हमने डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है बच्चे। तो ये बेसिक सभी को क्लियर है, स्पेसिफिक हीट क्या है, सीपी माइनस सीवी, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। और स्पेसिफिक हीट दो रीजन के कारण होती है, एक तो एटम के कारण, एटम वाइब्रेट करता है, उसको लेटिस वाइब्रेशन भी बोलते हैं, इसलिए उसके कंट्रीब्यूशन को हम लेटिस मान के चलेंगे। किसके कारण, लेटिस के कारण। और जो हमने कल किया था इलेक्ट्रॉन, वो स्टिल आपका इलेक्ट्रॉन आज सेम ही रहेगा, ठीक है। अब हमने क्लासिकली स्पेसिफिक हीट फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ थ्योरीज दी गई, पहले क्लासिकल आई, फिर क्वांटम थ्योरीज आई। और क्लासिकल के अकॉर्डिंग जो हमने कल रिजल्ट किया था कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 3R आती है, ये क्लासिकल का रिजल्ट होता है बच्चे, ठीक है। तो ये आज हमने फाइंड करना है कि ये वैल्यू 3R आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो अब देखो आपकी फर्स्ट जो थ्योरी है वो क्या है मेरे पास, ये आपके पास डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ है, जहां क्लासिकल थ्योरी ऑफ लेटिस वाइब्रेशन, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, क्लासिकल थ्योरी ऑफ दैट इज लेटिस वाइब्रेशन, क्लासिकल थ्योरी ऑफ लेटिस वाइब्रेशन एंड हीट कैपेसिटी। देखो स्पेसिफिक हीट को ही हीट कैपेसिटी बोल देते हैं इन केस ऑफ सॉलिड, ठीक है बच्चे। अच्छा अब यहाँ पे देखो मेरे पास नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, अब नेक्स्ट इसमें बच्चे मेरे पास क्या है कि जो ये डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ है, इस केस में आपके पास क्या है, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि इसके अंदर उन्होंने क्या अज्यूम किया, डुलोंग और जो पेटिट थे, इन दोनों ने क्लासिकल थ्योरी के अंदर क्या, आप जो एटम वाइब्रेट कर रहे थे उनकी वाइब्रेशन को उन्होंने क्या लट किया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके अंदर बच्चे इसके ना थ्योरी बहुत लेंथी दे रखी है, मैं जो यहाँ पे लिखूंगा, जहाँ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी को आपने वर्डिंग के अंदर लिख देना, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना इसके अंदर, बाकी आपने जस्ट एक्सप्लेनेशन शुरू करना है, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो अजम्पशन थी, जो इसके अंदर आपके पास अजम्पशन थी वो मेरे पास क्या थी। अच्छा अब देखो इसके अंदर जो अजम्पशन आएगी इसके अंदर वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं अजम्पशन जो है यहाँ पे अपर लिख रहा हूँ, अजम्पशन मेरे पास क्या है, यहाँ पे बच्चे जो अजम्पशन है ना वो यहाँ पे क्या है कि क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या है, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, क्लासिकल के अंदर ये सपोज किया गया कि जो आपके पास एटम्स है ना, एटम्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं, एटम वाइब्रेट लाइक हार्मोनिक ऑसिलेटर, लाइक हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पे ये लेट किया गया कि जो आपके एटम्स जो हैं वो उस क्रिस्टल के अंदर, उस सॉलिड के अंदर जो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, लाइक ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। और इनके जो नंबर ऑफ मोड्स होते हैं, विद नंबर ऑफ मोड्स, विद नंबर ऑफ मोड्स, विद 3 नंबर ऑफ मोड्स लिख लो, विद 3 नंबर ऑफ मोड्स। अब 3 नंबर ऑफ मोड्स का मतलब क्या है कि वो आपके पास टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे इस केस के अंदर, या 3 जैसे मैंने कल करवाया था कि कोई आपका एटम है वो एक्स में जा सकता है, प्लस एक्स में, माइनस एक्स में, ठीक है, ये आपका प्लस एक्स हो गया, ये आपका माइनस एक्स हो गया। सिमिलरली आपका वो प्लस वाई में वाइब्रेट कर सकता है, वो आपका माइनस वाई में वाइब्रेट कर सकता है, वो जेड में या माइनस जेड में वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के 3 मोड का मतलब है एक्स वाई या जेड, इन 3 मोड्स के अंदर वो क्या कर सकता है, यहाँ पे वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है। इट विल गिव 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा उसके बाद में ये रेट किया गया कि इसके अंदर मेरे पास क्या होगा कि एटम जो है दे वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी, विद सेम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे याद रखना है, विद सेम फ्रीक्वेंसी। जितने भी एटम वाइब्रेट करेंगे ना वो सेम फ्रीक्वेंसी से करेंगे, बट विद डिफरेंट, उनकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट एनर्जी होगी,
एंड एम्पलीट्यूड, एनर्जी और दूसरा मेरे पास क्या है, उनका एम्पलीट्यूड जो है वो आपके पास क्या होगा, वो मेरे पास होगा डिफरेंट। ठीक है, ये थी अजम्पशन जो ड्यूलोंग और पेटिट का जो लॉ था, उन्होंने इसके अंदर ये अज्यूम किया था। ठीक है ना, तो एटम जो है बच्चे वो वाइब्रेट करेंगे एज लाइक क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहाँ पे याद रखना ये हार्मोनिक ऑसिलेटर दो टाइप के होते हैं, क्लासिकल एक क्वांटम। तो यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी चल रही है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर भी बच्चे आपका कौन सा है, दैट इज योर क्लासिकल ऑसिलेटर है। ठीक है बच्चे, अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, अब नेक्स्ट है मेरे पास कि जो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो कितने नंबर ऑफ मोड्स होंगे उसके, उसके नंबर ऑफ मोड्स बच्चे 3 मोड्स हो सकते हैं एक्स वाई जेड के अंदर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके 6 देगा यहाँ पे। ठीक है, और वो वाइब्रेट करेंगे विद सेम फ्रीक्वेंसी, बट एनर्जी और उनका एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन का वो क्या होगा, वो आपका अलग अलग होगा। किसी को अजम्पशंस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपने यही 4 लिखनी है, बाकी इसके अंदर जो भी दे रखा छोड़ दो। ठीक है बच्चे, हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब नोट्स में देखो थोड़ा सा, हमने यहाँ तक मेन कर लिया, अब यहाँ से मेन आपका डेरिवेशन शुरू होगा, यहाँ से इस लाइन से। ठीक है, इससे ऊपर जो था वो मैंने 4 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस कर दिया, बस वही है। अब देखो, अब जो क्लासिकल थ्योरी आप अप्लाई कर रहे हो, तो क्लासिकल थ्योरी के अंदर चलो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो ठीक है, अब जो आपका एटम है वो वाइब्रेट कर रहा है। अब वाइब्रेट कर रहा है तो उसके पास उसकी दो टाइप की आपके पास एनर्जी हो सकती है। एक तो वो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, एक उसके पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है हम सिंपली ये बोलते हैं कि वो आपके पास हाफ एम वी स्केयर होगी, लेकिन इसको मोमेंटम में चेंज करोगे तो इसको क्या लिखोगे, दैट इज पी स्केयर डिवाइड बाय 2m। तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, पी स्केयर डिवाइड बाय 2m। और दूसरा उसके पास कौन सी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि एटम को हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर चूज किया है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/2 k x स्केयर, जो उसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, और ये k की वैल्यू क्या होती है, ये आपके पास होता है m ओमेगा स्केयर। पर हम ओमेगा को ओमेगा नोट लेके चलेंगे यहाँ पे, m ओमेगा नोट स्केयर x स्केयर। किसी को इसके अंदर प्रॉब्लम, ये आपकी बच्चे पोटेंशियल एनर्जी है जो उस हार्मोनिक ऑसिलेटर के पास होगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक का फॉर्मूला तो 1/2 m v स्केयर होता है, हमने मोमेंटम में चेंज करके क्या ले लिया उसको, p स्केयर डिवाइड बाय 2m। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपके पास क्या होती है बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी तो आपके पास 1/2 k x स्केयर होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की। आपने बीएससी फर्स्ट सेम के अंदर वहां पे जरूर किया था ये वाली चीज, जहाँ पे लैग्रेंजियन वगैरह फाइंड करते थे, वहां पे ये आया था हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह का किस तरह से इक्वेशंस फाइंड करोगे। तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू है हाफ k x स्क्वायर। ठीक है बच्चे, उसको कन्वर्ट करके हमने इस फॉर्म के अंदर लिख लिया। अब इसमें आपको P का मतलब क्या है, P उस एटम की मोमेंटम है, M उसका मास है, X क्या है, X है वो कितना वाइब्रेट करेगा। अगर ये एटम है यहां से वो वाइब्रेट करके यहां तक जा रहा है तो ये उसकी डिस्टेंस क्या है, X हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास ओमेगा क्या है, ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द आप नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमने बोला था स्टार्टिंग के अंदर एजम्पशन के अंदर कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है, जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगी, पर इनका एनर्जी और इनका बच्चे एम्पलीट्यूड जो होगा वाइब्रेशन का वो बच्चे अलग अलग होगा। यहाँ पे यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है हैंड रेज करो, अदरवाइज नेक्स्ट जो मेन एक्सप्रेशन शुरू होगा वो स्टार्ट करें। चलो ठीक है, क्लियर है फिर। अच्छा अब देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब ना बच्चे हमने क्या करना है, हमने उस हार्मोनिक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी जो है, जहां उसकी थर्मल एनर्जी जो होगी एवरेज मीन एनर्जी है वो फाइंड करनी है। अब वो बच्चे जैसे हमने पीछे किया था एनर्जी फाइंड करने के लिए, अगर आपने यू एवरेज फाइंड करना था, आई थिंक याद होगा इंटीग्रेशन करके यहाँ पे यू लिखा था और साथ में आपका एन यू
डी यू, ये वाला जो फंक्शन होता है वो साथ में आया था, ठीक है। अब इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो यू है वो यहाँ पे हमने एनर्जी ई ले ली, ठीक है। ये आपके पास यू की जगह क्या आ गया, ई बार आ गया, और इंटीग्रेशन तो आएगा, इस यू की जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और यहाँ पे वहां पे एन यू डी यू हमारे पास फंक्शन था। इसके लिए जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की फंक्शन होता है ना, वो होता है ई रेज टू पावर माइनस ई डिवाइड बाय के टी, ये इसका फंक्शन होता है। के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी कि जो आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी की बच्चे लिमिट क्या हो सकती है, 0 टू इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं और एनर्जी जो है वो उनकी अलग अलग है, और 0 से लेकर वो आपकी इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, दैट इज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। और इसको डिवाइड क्या करते हैं, इसको आप कह सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ना एक नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है कि आपको इस चीज को नॉर्मलाइज भी करना होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइज के लिए क्या करता है, जो आपका वेव फंक्शन होता है, जहाँ जो आपका फंक्शन होता है उसका नीचे आपको इंटीग्रेशन भी करना होता है, ई डिवाइड बाय के टी आ जाएगा, और लिमिट इसकी भी क्या आएगी, 0 टू इनफाइनाइट। ये बच्चे आपको एग्जैक्टली ऐसा ही याद करना होगा। आप जो आपकी बीएससी थर्ड आएगी उसमें आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और प्रॉपर जो आपके क्लियर होगा ये कंसेप्ट, वो आपका एमएससी में कंसेप्ट क्लियर होगा, जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पार्टीशन फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है बच्चे। तो ये एवरेज एनर्जी है, क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, इस तरह से आपने सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो ये आपके पास साथ में इंटीग्रेशन है तो डी तो बच्चे आएगा, ठीक है, क्लियर है। और लिमिट 0 से इनफाइनाइट क्यों आई है मैंने बता दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट बच्चे क्या होगा, अब हमें यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, एनर्जी किसके इक्वल थी, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड की थी, वो क्या आई थी 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर, और साथ में क्या था एक्स स्क्वायर, ये थी ना एनर्जी की वैल्यू टोटल आपके पास। तो ये जो एनर्जी थी आपके पास टोटल, इस एनर्जी को हमने कहाँ पुट करना है, ये ई की वैल्यू में और इस ई की वैल्यू में, और सिमिलरली ये ई यहाँ पे नीचे भी है यहाँ पे, इन तीनों जगह आपने इस एनर्जी ई को पुट करना है। और पुट करने के बाद में जो एक्सप्रेशन आएगा वो मैं आगे स्लाइड के ऊपर दिखा रहा हूँ, क्या एक्सप्रेशन आएगा, ये रहा वो, देखो हर जगह पुट करोगे, ये आपके पास फर्स्ट ई यहाँ पे आ गया, ये ई आ गया, ई रेज टू पावर अपर ई था, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, देख लो यहाँ पे। आई थिंक मुझे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, सिंपल मैथमेटिक्स से आप कर सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं यहाँ पे इसके लिए एक बार करके दिखा देता हूँ। तो एनर्जी अपने पास क्या थी, एनर्जी थी मेरे पास पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, और प्लस में मेरे पास क्या थी 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब ई वाला फंक्शन जो है इसमें मैं पुट करके दिखा रहा हूँ, तो ये क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस तो बाहर है ही है, ये क्या आ गया पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, प्लस में क्या आ गया m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है 2 है। तो अब ये प्लस में है तो इन दोनों को आप अलग अलग करके लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो ई रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर बाय 2m, इंटू आप ये भी लिख सकते हो ई रेज टू पावर माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और नीचे बच्चे इसके साथ केटी भी था ना, तो वो केटी दोनों के साथ आ जाएगा, यहाँ पे भी केटी आ जाएगा और इसके नीचे भी मेरे पास क्या आ जाएगा केटी आ जाएगा। तो ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया ना, है मल्टीप्लाई के अंदर है, तो ऐसा ही आगे वाली जो स्लाइड है वहां पे दोनों पार्ट्स के अंदर इसको क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है बच्चे। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ये रहा मेरे पास दो पार्ट्स के अंदर हो गया ना, ये रहा एक ई रेज टू पावर ये है और दूसरा ई रेज टू पावर ये है। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्या है, अब क्योंकि यहाँ पे अपने पास एनर्जी के अंदर दो चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है आपके पास मोमेंटम और एक आ रही है आपके पास पोजीशन, तो फिर इंटीग्रेशन इन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू होगा। जो पहले आपका एनर्जी डी ई थी उसको किसके, उसको चेंज करना पड़ेगा डीपी और डी एक्स के अंदर, ठीक है। मोमेंटम इनटू जो पोजीशन है उसके अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन जो है वो दो आपके वेरिएबल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, एक तो मोमेंटम है एक आपका एक्स है, इसलिए यहाँ पे देखो ये डीपी डी एक्स आ गया और नीचे भी आपका डीपी डी एक्स आ गया, और इंटीग्रेशन आपका डबल हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा।
ठीक है बच्चे, हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, अब इन दोनों को आपने दो पार्ट्स के अंदर फिर डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है। तो पहले क्या करोगे, पहले इस फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ ये सारी वैल्यू लिख दो। ये देखो, फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ सारी वैल्यू लिख दी, और ये नीचे वाली वैल्यू तो हमेशा सेम ही आएगी, नीचे वाली वैल्यू क्या है, सेम है। उसके बाद में क्या करोगे, ये जो सेकंड वाली वैल्यू है इसके साथ ये वैल्यू लिख दो, और नीचे ये आपका क्या आएगा, सेम आएगा। जस्ट वैल्यू ही आपने रखनी है, अभी तक कोई सॉल्व नहीं किया, बस जस्ट वैल्यूज ही पुट कर रहे हो। जहां पे सॉल्व करना है वो मैं खुद करवाऊंगा सॉल्व, ठीक है, क्लियर है। अब ये दो पार्ट में हो गया, यहाँ पे देखो ये टू पार्ट्स के अंदर आ गया, ये आ गई मेरे पास दो वैल्यूज, ये एक फर्स्ट आ गई, ये आपके पास आ गई सेकंड। अब बच्चे इसमें से अच्छे ढंग से देख लो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, अब यहाँ पे कौन सी चीज कट होगी और कौन सी नई चीज कट होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी जो डिपेंडेंसी है वो देखो किसके ऊपर वो डिपेंड कर रही है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहीं पे एक्सप्रेशन गलत होगा, अदरवाइज एक्सप्रेशन नहीं गलत होगा। और वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी बच्चे, वो आपका डिपेंड करेगी कि आपके पास ई जो फंक्शन है उसके अलावा उस इंटीग्रेशन की कितनी टर्म्स आ रही हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाँ जी, अब देखो इसके अंदर ऊपर देखो, पहले ये अपर वैल्यू जो है ना, इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू मैंने ड्रॉ की है इसको देखो एक बार, यहाँ पे मोमेंटम पी स्क्वायर है, ठीक है, और इसके विद रिस्पेक्ट टू पीछे इंटीग्रेशन में डीपी है, तो इसका मतलब इसका एक बार इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, बाद में कोई रिजल्ट आएगा तो फिर देखेंगे कोई वैल्यू कट हो रही है नहीं हो रही। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक्स का इंटीग्रेशन है, नीचे भी एक्स का इंटीग्रेशन है, ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन है तो ऊपर dx भी है और नीचे भी dx है। उसके बाद में x वाली एक टर्म है, ये देखो ये वाली जो टर्म है ये x वाली टर्म है, x स्क्वायर है, और नीचे भी ये वाली टर्म x स्क्वायर में है। बाकी एक्स्ट्रा कोई x में फंक्शन है ही नहीं, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं, ना तो नंबरेटर में है ना डिनोमिनेटर में है। तो ये बच्चे जो टर्म्स हैं ये आपकी कट जाएंगी, ये भी कट जाएगी इससे, ये dx है ये भी कट जाएगा, इंटीग्रेशन है ये भी कट जाएगा, ओनली बचेगा यहाँ से मोमेंटम। मोमेंटम वाला आपको सोल्व करना पड़ेगा, वो बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला है इस बॉक्स के अंदर, इसको देखो यहाँ पे, अब इसके अंदर बच्चे क्या है यहाँ पे, अब इसके अंदर दोनों साइड ऊपर नीचे देखो, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म है मल्टीप्लाई के अंदर, तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो कट नहीं हो सकती, ये नहीं कट हो सकती। अब देखो यहाँ पे मोमेंटम का इंटीग्रेशन है, यहाँ पे भी मोमेंटम का इंटीग्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे पीछे डीपी है, यहाँ भी डीपी है, यहाँ ई रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर ये फंक्शन है, और यहाँ भी ई रेज टू पावर माइनस पी स्क्वायर ये फंक्शन है, इसके अलावा मोमेंटम कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये भी आप क्या कर सकते हो, इस इंटीग्रेशन से ये इंटीग्रेशन, ये ई रेज टू ये आपका क्या हो सकते हैं, आप इनको कंपेयर करके कैंसल आउट कर सकते हो। बाकी जो बचेंगी वो वैल्यूज हमने लिखनी है और उसको हमने सोल्व भी करना है, ठीक है बच्चे। तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो वैल्यू बचेगी इनको कट करने के बाद में वो मैं लिखवा रहा हूँ। फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या आएगी, फर्स्ट में आएगी मोमेंटम, और सेकंड में क्या आएगी, सेकंड में आएगी पोजीशन। याद रखना, फर्स्ट में मोमेंटम आ रही है, सेकंड में आ रही है पोजीशन, तो मोमेंटम पोजीशन। तो अब देखो ये देखो, ये क्या आ गया, फर्स्ट में ये डीपी के विद रिस्पेक्ट टू है मोमेंटम, ये एक्स के विद रिस्पेक्ट टू है पोजीशन, तो जैसे ऊपर किया था आ गया ना, बाकी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, बस यही वैल्यूज यहाँ पे अपने पास बचने वाली हैं, ठीक है। तो जो कांस्टेंट टर्म थी वो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल ली, जो कांस्टेंट टर्म थी वो आपने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल ली। अभी तक सॉल्व करने वाला कोई काम नहीं किया, अब सॉल्व करने वाला काम करना है। अब वो देखो, एक टर्म मैं सॉल्व करवाऊंगा, दूसरी आपने खुद सॉल्व करनी है। मैं जो फर्स्ट टर्म है इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है इसको सॉल्व करवाऊंगा। अब देखो इसको कैसे करना है। अब बच्चे आपने क्या लेट करना है, आपने ये लेट करना है कि जो मेरे पास यहाँ पे आपने ये लेट करना है कि जो आपका ये पी स्क्वायर वाली जो वैल्यू है ना, यहाँ पे देखो ये जो पी स्क्वायर वाली वैल्यू है, पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m kt, माइनस को छोड़ के इसको आपने वाई स्क्वायर लेट कर लेना। लेट करो कि जो आपका पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m kt, अब के बी नहीं लिख रहा मैं, kt लिख रहा हूँ सीधा, इसको आप लेट करोगे वाई स्क्वायर, इसको हमने वाई स्क्वायर लेट कर लिया। इसका डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, 2p dp डिवाइड बाय क्या आ गया 2m kt, वो तो आपका सेम ही रहेगा, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2y dy। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, यहाँ पे 2 से 2 कट गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने dp की वैल्यू निकालनी है, तो
तो बच्चे डीपी फिर क्या आ जाएगा, डीपी जो आएगा वाई डी वाई, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 2m/kt अपर चला जाएगा ना, ये 2m/kt अपर चला जाएगा और मोमेंटम इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ से पी स्क्वायर आ जाएगा 2m/kt और साथ में क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ से फिर पी निकाल सकते हो ना, पी की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2m/kt और साथ में क्या आ गया, उसका करोगे तो साथ में आ गया y। तो ये वैल्यू उठा के p की यहाँ पुट कर दो, तो dp की वैल्यू फिर क्या आ गई बच्चे, dp की वैल्यू आ गई ये y dy तो सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 2m/kt ये भी सेम रहेगा। p की वैल्यू पुट की है तो p की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ 2m/kt और साथ में क्या आया मेरे पास, साथ में आ गया मल्टीप्लाई में y। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है वो कैंसिल करो, ये y से ये y कट गया और ये आपका 2m/kt है और नीचे रूट पड़ा है, तो कट के क्या बचेगा, ओनली रूट बचेगा। तो देखो dp की वैल्यू क्या आएगी, dp की वैल्यू आ गई, एक तो आपके पास बचेगा dy और एक आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर बचेगा ना 2m/kt। तो बच्चे ये आ गई आपके पास dy की वैल्यू, dp की वैल्यू आ गई, ये dp की वैल्यू और ये पी स्क्वायर की वैल्यू। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को उठा के आपने इस वाले पार्ट के अंदर पुट करना है, ये वाला जो आपका पार्ट है, और आपकी लिमिट नहीं चेंज होगी। लिमिट आपकी क्या रहेगी, लिमिट रहेगी आपकी सेम। तो क्लियर है बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू पुट करने के बाद में थोड़ी सी कटिंग वगैरह करने के बाद में आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो जो आपके नोट्स के अंदर दे रखा है वो आ जाएगा, ठीक है। चलो एक बार मैं इसको भी शो करवा देता हूँ यहाँ पे, ये किस तरह से करोगे, ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रखो और बाकी जो वैल्यूज हैं उनको एक बार सॉल्व करो। ये मेरे पास अब इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ जो रेड सर्कल के अंदर रखी हुई है, ठीक है। अब देखो अगर पुट करोगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, हाँ अब देखो यहाँ पे 1/2m, ये तो सेम ही था। अब इंटीग्रेशन की लिमिट ये भी नहीं चेंज होगी, 0 to इनफाइनाइट रहेगी। अब पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, पी स्क्वायर की वैल्यू है वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2m/kt। अच्छा ये वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। उसके बाद में e रेज टू पावर क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यु वाई स्क्वायर पुट कर रखी है। और dp की जगह क्या आएगा, ये वैल्यू, तो dp की जगह वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2m/kt ये आ गया और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज dy आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे, इन वैल्यूज को आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को बच्चे आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे इन वैल्यूज को सोल्व करना है, ठीक है। जो भी आपके पास वैल्यूज हैं उनको आपने सोल्व करना है। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये मैंने वैल्यू गलत लिख दी ना यहाँ पे, हाँ ये वैल्यू गलत पुट की है, हमें पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे देखो ये पी स्क्वायर है, तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू फिर क्या आएगी, फर्स्ट इक्वेशन से वो आएगा वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2m/kt, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, इसकी वैल्यू। और दूसरा हमें dp की वैल्यू पुट करनी थी और वो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वो आपके पास dy वैल्यू आ रही है, dp की वैल्यू, हाँ। इन दोनों वैल्यूज को पुट करने के बाद में बच्चे यहाँ पे सॉल्व कर लेना, जो कटिंग वगैरह होगी, जैसे ये देखो ये 2m से ये 2m कट गया, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज करने दो, ये 2m से ये 2m कट जाएगा, क्या बचा, यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, एक तो वाई स्क्वायर आ गया, साथ में e रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2m/kt और पीछे क्या आ जाएगा dy। ये आपका पहली टर्म आ जाएगी सोल्व करके, ठीक है। और सिमिलरली इस टर्म को सोल्व करोगे आपका आंसर जो आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा बाहर आप ये kt बचा, ये लिखा नहीं ना, ये kt बाहर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस सेकंड टर्म को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, kt बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, उसमें आपने z पुट करना है, z स्क्वायर e रेज टू माइनस z स्क्वायर, ये साथ में स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है 2m/kt और साथ में क्या आ जाएगा dz आ जाएगा। बस कुछ नहीं चेंज करना, जो हमने यहाँ पे y पुट किया है वहां पे आपने उसको z पुट करना है और वो आपने सेकंड जो साइड है वो सोल्व कर लेनी है, ठीक है बच्चे, हो जाएगा। इसको अच्छे ढंग से देख लेना, लग रहा है कुछ डिफिकल्ट है इसके अंदर, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, मैंने स्टेप सारे एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा अब यहाँ पे स्टेप जो पुट करने के बाद में ये वैल्यूज आ जाएंगे, ये देख लो मेरे पास, ये वैल्यू मैंने सोल्व करवाई थी, दूसरी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही आएगी, y की जगह z आ जाएगा, ठीक है।
अब इसमें से जो वैल्यूज कट होने वाली, जैसे ये √2 है, ये √2 है, इस तरह से ये तो कट हो जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर तो ये चीज डिपेंड कर ही नहीं रही, ये कट हो जाएंगे। तो आगे जो वैल्यूज है वो देखो मेरे पास ये कटिंग हो गई, तो ये वैल्यूज आ गई आपके पास, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन मैंने सोल्व करना आपको बताया हुआ है। डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या होता है, गामा ऑफ 2 + 1 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय अल्फा रेज टू सेम आएगा। अब अल्फा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इसके अंदर अल्फा क्या है, 1 है, तो 1 की वैल्यू जो मर्जी कर दो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, गामा ऑफ 3/2, और यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू में आ जाएगा √π। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक एक बार सोल्व कर लेना, आगे जो सोल्यूशन है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इतना नेक्स्ट जो है वो सोल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कर लेना, टाइम थोड़ा ही बचा है, 1 आधा मिनट ही बचा है। ठीक है बच्चे, तो इतना एक बार कर लेना, बाकी जो आपका एक्सप्रेशन है वो हम फिर कल वाले लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम है किसी को इसके अंदर? ये है लेंथी है थोड़ा सा, इसको अच्छे ढंग से कर लेना। ठीक है बच्चे, यहां तक कंप्लीट कर लेना 4.6 इक्वेशन तक, बाकी फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू।